नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, चोर जेल का कैदी पार्ट 2। शीलभद्र के मुंह से अपना नाम सुन चित्रिका अचकचाकर उठ बैठी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? चित्रिका, मैं तुम्हारा शीलभद्र हूँ। तब चित्रिका ने उसे ध्यान से देखा। हाय शीलभद्र, यह तुम हो? चित्रिका शीलभद्र के सीने से लग गई। उसी क्षण चित्रिका की सखियां उसे खोजती हुई वहां पहुंची। अरे राजकुमारी, यह किस नौजवान के सीने से लगी हुई है? सखियों को देखते ही चित्रिका ने उन्हें आदेश दिया, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। अब तुम सब लोग बहावलपुर वापस लौट जाओ। अगर पिताजी महाराज मेरे बारे में पूछे तो कह देना चित्रिका को शीलभद्र मिल गया है, अब वह उसी के साथ जीवन गुजारेगी। चित्रिका का आदेश पाते ही सखियां बुझे मन से वहां से वापस लौट पड़ी। यह देख शीलभद्र ने चित्रिका से कहा, चित्रिका, यह तुमने ठीक नहीं किया। जब पिताजी महाराज को हमारे बारे में पता लगेगा तो वे हमें छोड़ेंगे नहीं। उसकी चिंता तुम न करो शीलभद्र, किसी खतरे के डर से अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। काफी देर तक दोनों आपस में बातें करते रहे। फिर शीलभद्र चित्रिका को साथ ले सबसे पहले बूढ़े चरवाहे के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है। अब तुम दोनों का विवाह हो जाना चाहिए। उसी दिन ग्रामीण रीति रिवाजों के अनुसार बूढ़े चरवाहे ने शीलभद्र व चित्रिका का विवाह संपन्न करवा दिया। इधर सखियों ने बहावलपुर आकर चित्रदुर्ग को चित्रिका के निर्णय के बारे में बता दिया। चित्रिका की ये मजाल, वह हमारी आंखों में धूल झोंक गई। मैं उसे और शीलभद्र दोनों को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने उसी समय अपने गुप्तचरों को आदेश दिया, तुम लोग कालीवन व उसके आसपास के नगरों में जाकर चित्रिका व शीलभद्र की खोज करो। हर हालत में तुम्हें उन दोनों को खोज कर हमारे पास लाना है। जी महाराज। इधर शीलभद्र बूढ़े चरवाहे से कह रहा था, बाबा, इससे पहले कि राजा चित्रदुर्ग के गुप्तचर हमें खोजते हुए यहाँ तक आ पहुंचे, मुझे व चित्रिका को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तुम दोनों जाओगे कहाँ? बाबा, यह दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं न कहीं तो रहने का ठिकाना मिल ही जाएगा। बूढ़े ने थोड़ा सा धन देकर उन दोनों को विदा किया। भगवान, इन दोनों मासूम प्रेमियों की रक्षा करना, दुनिया के छल फरेब से इन्हें बचाना। शीलभद्र और चित्रिका बिना कहीं रुके दिन भर चलते रहे। सांझ ढले वे दोनों झेलमपुर राज्य में जा पहुंचे। चित्रिका, रात होने वाली है। आज की रात हमें किसी सराय में गुजारनी चाहिए। सुबह होने पर ही आगे की सोचेंगे। ठीक है स्वामी। कुछ देर बाद हमें आज की रात ठहरने के लिए सराय में कोई कमरा मिलेगा? क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। सराय के मालिक ने एक कमरा खोलकर उन दोनों को उसमें ठहरा दिया। यह युवती तो बहुत सुंदर है, किसी न किसी तरह इस युवती को उड़ाना चाहिए। इधर शीलभद्र चित्रिका से कह रहा था, चित्रिका, मैंने बहुत बड़ी भूल की। जो पीले बुरुश के फूलों से मैं तुम्हें पाने की कामना कर बैठा। ना मैं उनसे तुम्हें मांगता, ना तुम्हें राजपाट छोड़कर इस प्रकार मेरे साथ भटकना पड़ता। चित्रिका, मैं तुम्हें दुखों के सिवा और कुछ न दे सका। स्वामी, ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल न दुखाओ। अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे साथ मैं बड़े से बड़े दुख को भी हंसकर सह लूंगी। उस रात जब शीलभद्र व चित्रिका गहरी नींद सो गए तो सराय के मालिक चंद्राकर ने खिड़की से कक्ष में धीरे से प्रवेश किया। दोनों गहरी नींद सोए हुए हैं। सबसे पहले मुझे इन दोनों को बेहोश कर देना चाहिए, तब बेहोश युवती को उठाकर मैं अपने कक्ष में ले जाऊंगा। उसी समय स्वप्न में कुल देवी चित्रिका से कह रही थी, चित्रिका जाग, चित्रिका जाग, तेरे सिर पर खतरा मंडरा रहा है। तभी चित्रिका की नींद खुल गई और उसकी दृष्टि सराय के मालिक पर पड़ी। कौन है? ओह, यह तो जाग गई, अब क्या करूं? चित्रिका की आवाज सुन शीलभद्र भी जाग गया। क्या बात है चित्रिका? वो देखो स्वामी। कौन है वहां? चित्रिका ने झटपट बुझा हुआ दीपक जलाया। तुम तो सराय के मालिक हो। तुम इस प्रकार चोरों की भांति हमारे कमरे में क्यों आए? स्वामी, जरूर इस धूर्त की नीयत में कुछ खोट है, तभी तो यह इस समय यहाँ आया है। शीलभद्र ने दौड़कर सराय के मालिक का गिरेबान पकड़ लिया। अग्र ही पल, बोल, तू यहाँ क्यों आया? मैं गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दो।
मैं तुम्हारी पत्नी को उड़ा ले जाने के लिए आया था। क्या? अब तो शीलभद्र ने उसकी ठुकाई प्रारंभ कर दी। आह! मारते मारते उसने चंद्राकर को बेदम कर दिया। मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। स्वामी बस करो, इसे अपने किए की बहुत सजा मिल चुकी है। चित्रिका के कहने पर शीलभद्र ने उसे पीटना बंद किया। तब उनके चरणों में गिर चंद्राकर कह उठा, तुम दोनों जब तक चाहो मेरी सराय में रह सकते हो। मैं तुमसे किराए की एक पाई भी नहीं लूंगा। यह कह कराता हुआ चंद्राकर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आ उसने धीरे से कमरे की कुंडी व ताला लगा दिया। शीलभद्र, तूने मेरी बहुत ठुकाई की है। सुबह होने पर मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी हूर परी तुझसे छिन जाएगी। सुबह होने पर? अरे, बाहर से दरवाजे की कुंडी लगी हुई है। स्वामी, लगता है सराय का मालिक जानबूझकर कमरे की कुंडी बाहर से लगा गया है। चित्रिका, लगता है हम किसी संकट में फंस गए हैं। अब क्या करें स्वामी? बहुत खटखटाने पर भी किसी ने कमरे की कुंडी न खोली। इधर सराय का मालिक चंद्राकर झेलमपुर के राजा के पास पहुंचा। महाराज, कल एक नीच आदमी एक लड़की को भगाकर मेरी सराय में लाया था। मैं उसे व उस लड़की को सराय में बंद कराया हूँ। आप उस नीच व आवारा आदमी को सजा दे शहर से निकाल दीजिए। ठीक है, हम अपने सैनिक तुम्हारे साथ भेज देते हैं। राजा झेलम सिंह के सैनिक सराय में से शीलभद्र व चित्रिका को पकड़कर ले आए। ओह, इतनी सुंदर स्त्री! इसे तो हमारी रानी होना चाहिए। चित्रिका की खूबसूरती पर वह मुग्ध हो उठा। कुछ ही देर बाद झेलम सिंह ने गुस्से में भर सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट आदमी को जंगल में ले जाकर मौत के घाट उतार दो। नहीं! सैनिक तुरंत ही उसके आदेश का पालन करने हेतु शीलभद्र को वहां से ले जाने लगे। महाराज, मैंने क्या किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए महाराज। स्वामी! शीलभद्र की पुकार का झेलम सिंह पर कोई असर नहीं पड़ा। सैनिक शीलभद्र को खींचते हुए वहां से ले गए। यह देख चित्रिका गश खाकर गिर पड़ी। इधर बहावलपुर में चित्रदुर्ग का बुरा हाल था। मेरे गुप्तचर भी चित्रिका को खोज निकालने में असफल रहे। हाय, शीलभद्र मेरी नाजों में पली इकलौती बेटी को न जाने कहाँ ले गया। चित्रिका को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। उधर सैनिक शीलभद्र को लेकर एक जंगल में पहुंचे। बहुत थक गए हैं, कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता ले, फिर इस युवक का वध करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी बहुत थक गया हूँ। सैनिक शीलभद्र को एक पेड़ से बांध वहीं उसके पास बैठकर सुस्ताने लगे। अगले ही पल वहां चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। ओह, यह कैसा प्रकाश है? यह सब क्या है? कुछ पल बाद जब प्रकाश छटा तो सारे सैनिक इधर उधर गहरी नींद सोए पड़े थे और शीलभद्र के सामने एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। कौन है आप? सबसे पहले उस दिव्य स्त्री ने शीलभद्र को बंधनों से मुक्त किया। तत्पश्चात, मैं तुम्हारे कुल की देवी हूँ। अब तक चित्रिका के कुल की देवी उसकी व तुम्हारी रक्षा करती आई है। अब तुम्हारी व चित्रिका की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कुल देवी? ओह, तो आपने इन सैनिकों को गहरी नींद सुला डाला है। हाँ, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा झेलम सिंह की कुदृष्टि चित्रिका पर पड़ चुकी है। वह उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। झेलम सिंह जितना दुष्ट व पापी व्यक्ति है, उसका प्रधानमंत्री वासुदेव उतना ही सहृदय व न्यायप्रिय आदमी है। तुम इसी समय प्रधानमंत्री वासुदेव के पास जाओ और उसे अपना दुखड़ा सुनाओ। वह झेलम सिंह के चंगुल से चित्रिका को छुड़ाने में निश्चय ही तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है कुलदेवी, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तब दिव्य स्त्री अदृश्य हो गई। शीलभद्र ने गहरी नींद सोए पड़े सैनिकों पर एक दृष्टि डाली और वहां से झेलमपुर की ओर चल दिया। झेलम सिंह न जाने चित्रिका पर क्या क्या जुल्म ढा रहा होगा। इधर चित्रिका को जब होश आया तो उसने स्वयं को एक भव्य कक्ष में पाया। उसे होश में आया देख झेलम सिंह मुस्कुरा उठा। आखिर तुम्हें होश आ ही गया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे मेरे पति के पास भेज दो। हा हा हा, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में कहाँ? मेरे सैनिक उसे मारकर जंगल से लौटते ही होंगे। नहीं पापी, तूने उन्हें मरवाकर ठीक नहीं किया। क्या ठीक है और क्या गलत है यह सब छोड़ और मेरी बात सुन खूबसूरत छोकरी। मैं तुम्हें सोने से पीली कर दूंगा। तुम मेरी 11वीं रानी बनकर मेरे महल में रहो। अब इसी में तुम्हारी भलाई है।
मैं तुझ पर और तेरे ऐशो आराम पर थूकती हूँ। याद रख, भगवान तुझे तेरे किए की सजा अवश्य देगा। भगवान मुझे जब सजा देगा तब देखा जाएगा। इस समय तू मेरी सजा भुगतने को तैयार हो जा। बहुत घमंड है ना तुझे अपने रूप पर। मेरी चोर जेल में कुछ दिन रहेगी तो तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। यह कह झेलम सिंह चित्रिका के पास से उठा और कक्ष की एक दीवार के पास गया और दीवार में लगी एक कल को घुमाया। तत्काल ही कक्ष का फर्श एक स्थान से हट गया। उसने उस गुप्त द्वार में चित्रिका को धकेल दिया। जब तक तू स्वयं मुझसे विवाह करने की स्वीकृति नहीं देगी तब तक तो इसी चोर जेल में कैद रहेगी। झेलम सिंह ने पुनः कल दबाकर उसका गुप्त द्वार बंद कर दिया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरा सुहाग भी मुझसे छिन गया। मैं अभागिन अभी तक जीवित क्यों हूँ? मुझे मौत क्यों नहीं आती? आधी रात हो चुकी थी पर नींद चित्रिका की आंखों से कोसों दूर थी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री वासुदेव का एक सेवक उससे कह रहा था, प्रधानमंत्री जी, कोई नौजवान आपसे इसी समय मिलना चाहता है, उसे हमारे पास ले आओ। कुछ देर बाद ही, कहो नौजवान, तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? प्रधानमंत्री जी, मैं परदेसी हूँ। इस राज्य में मैं अपनी पत्नी के साथ आया था। राजा झेलम सिंह ने अकारण ही मेरी पत्नी को मुझसे छीनकर मुझे मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह बचता बचाता न्याय पाने की आशा से आपके पास आया हूँ। तो यह बात है। प्रधानमंत्री गहन सोच में पड़ गए। कुछ सोचकर, शीलभद्र, तुम घबराओ नहीं। राजा झेलम सिंह तुम्हारी पत्नी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मैं राजा झेलम सिंह की आदत के बारे में जानता हूँ। निश्चय ही वे तुम्हारी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते होंगे। मुझे गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि आज दिन में एक खूबसूरत बेहोश लड़की राजा झेलम सिंह के शयन कक्ष में ले जाई गई थी। उसके बाद वह लड़की शयन कक्ष से बाहर नहीं लाई गई। जरूर राजा झेलम सिंह ने उसे कहीं पर कैद कर रखा है। मुझे उसे कैद से निकालना होगा। वासुदेव उसी समय शीलभद्र के साथ एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, आप इस समय यहाँ? देखो जय शर्मा, मैं जानता हूँ कि राजा झेलम सिंह के महल में राजा के शयन कक्ष का निर्माण तुमने ही किया था। आज एक नेक कार्य के लिए मैं तुमसे महाराज के उस शयन कक्ष के निर्माण के गुप्त रहस्यों के बारे में कुछ पूछने आया हूँ। आशा करता हूँ कि तुम मुझे सही जानकारी दोगे। यदि ऐसी बात है प्रधानमंत्री जी, तो मैं आपको सच सच ही बताऊंगा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या तुमने राजा झेलम सिंह के शयन कक्ष में किसी ऐसे गुप्त कक्ष का निर्माण किया था जिसमें किसी को छिपाया जा सके? किया था प्रधानमंत्री जी। राजा झेलम सिंह के शयन कक्ष के नीचे एक चोर जेल बनाई थी मैंने। राजा झेलम सिंह के कक्ष के अलावा क्या उस चोर जेल का कोई दूसरा द्वार भी है? है प्रधानमंत्री जी। राजमहल की बाहरी दक्षिणी दीवार के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे एक पत्थर गड़ा हुआ है। उस पत्थर पर 5 बार प्रहार करने से वह अपने स्थान से हट जाता है। वहां से एक गुप्त सुरंग उस जेल तक जाती है जो राजा झेलम सिंह के कक्ष के नीचे है। जय शर्मा, हमें यह सब बताकर तुमने एक नेक कार्य किया है। थोड़ी ही देर बाद वे राजमहल के उस दक्षिणी भाग में पहुंचे जिसका जिक्र जय शर्मा ने उससे किया था। यह रहा है वट वृक्ष। इस पत्थर पर ही हमें प्रहार करना होगा। शीलभद्र ने आगे बढ़कर उस पत्थर पर प्रहार किया। 5 बार प्रहार करते ही पत्थर अपने स्थान से हट रहा है। इसका मतलब है जय शर्मा ने सही जानकारी दी थी। शीघ्र ही पत्थर अपने स्थान से हट गया और वहां पर गुप्त द्वार नजर आने लगा। तब वासुदेव और शीलभद्र ने उस गुप्त द्वार में प्रवेश किया। सुरंग पार करके वह शीघ्र ही चोर जेल में उस स्थान पर जा पहुंचे जहां चित्रिका कैद थी। चित्रिका, चित्रिका! आश्चर्यचकित चित्रिका ने जैसे ही सिर ऊपर उठाया, शीलभद्र को अपने सामने खड़ा देख वह खुशी से चिल्ला उठी, नाथ, आप? हाँ चित्रिका, प्रधानमंत्री वासुदेव जी की सहायता से मैं तुम्हें इस चोर जेल से निकालने आया हूँ। ओ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। शीघ्र ही वे तीनों सुरंग में से होते हुए महल से बाहर आ निकले। तत्पश्चात सुरंग का द्वार उन्होंने पुनः बंद कर दिया। अब प्रधानमंत्री वासुदेव शीलभद्र से बोले, शीलभद्र, इस समय तुम चित्रिका को लेकर कहाँ जाओगे? आओ मेरे घर चलो। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। सुबह हुई तो झेलम सिंह ने सोचा, जरा चोर जेल में जाकर रूप गर्विता चित्रिका के हाल चाल तो देखने चाहिए।
क्या पता रात भर के कैद से उसके सारे कस बल ढीले पड़ गए हों। झेलम सिंह उसी समय गुप्त द्वार से चोर जेल में गया। अरे, चित्रिका कहाँ गई? वह हक्का बक्का सा चारों ओर देख ही रहा था कि तभी आह! पलक झपकते ही झेलम सिंह का शरीर नीला पड़ गया। फलस्वरूप तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। शीघ्र ही यह सूचना सारे राज्य में फैल गई। इधर वासुदेव शीलभद्र से कह रहा था, शीलभद्र, राजा झेलम सिंह को तो अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम चित्रिका को लेकर जहाँ चाहो वहां जा सकते हो। प्रधानमंत्री जी, आपने हम पर बहुत उपकार किया है, अब एक उपकार और कर दीजिए। कहो शीलभद्र। प्रधानमंत्री जी, मैं बेरोजगार हूँ, आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। यह बात है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना लेता हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। शीलभद्र वासुदेव का अंगरक्षक बन उसके यहाँ ही रहने लगा। चित्रिका उसके साथ थी। राजा झेलम सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र विक्रम सिंह को झेलमपुर का राजा बना दिया गया था। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, तब चित्रिका ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। आज हमारी गृहस्थी पूरी हुई चित्रिका। सच स्वामी, भगवान ने हमें चांद सा बेटा दिया है। एक दिन जब वासुदेव शीलभद्र के कक्ष से बाहर से गुजर रहा था, अरे, शीलभद्र के कमरे से चित्रिका के रोने की आवाज आ रही है। क्या बात है? वह रुककर खिड़की में से अंदर झांकने लगा। अंदर शीलभद्र चित्रिका को समझा रहा था, मत रो चित्रिका, मत रो, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम्हें अपने माता पिता की याद सता रही होगी। हाँ स्वामी, पिताजी महाराज चाहे कितने भी कठोर क्या न हो, आखिर हैं तो वे मेरे पिता ही। अगर वे अपनी हट पर न अड़ गए होते तो आज हम, तुम व हमारा बेटा ठाठ से महलों में जीवन गुजार रहे होते। ठीक कह रही हो चित्रिका, यह विधि की विडंबना ही तो है कि एक राजकुमारी दासियों जैसा जीवन गुजार रही है। यह सुन बाहर खड़ा वासुदेव चौंका। क्या चित्रिका राजकुमारी है? ओह, यह क्या रहस्य है? वह उसी समय कक्ष के अंदर पहुंचा। क्षमा करना शीलभद्र, अनजाने में मैंने तुम्हारा और चित्रिका का वार्तालाप सुन लिया है। चित्रिका राजकुमारी है, क्या यह सच है? हाँ प्रधानमंत्री जी, यह सच है। तब शीलभद्र ने वासुदेव को अपने व चित्रिका के विषय में सच सच बता दिया। सारी बात जानकर वासुदेव हतप्रभ रह गया। शीलभद्र, तुमने इतने दिनों तक मुझसे यह सच छिपाए रखा, यह तुमने ठीक नहीं किया, कहकर वह कक्ष से बाहर निकल गया। उसी दिन वह शीलभद्र व चित्रिका से बोला, तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। जी प्रधानमंत्री जी। कुछ देर बाद, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप हमें ले कहाँ जा रहे हैं? तुम दोनों को तुम्हारा असली हक दिलवाने। शीलभद्र और चित्रिका की समझ में कुछ नहीं आया और रथ आगे बढ़ता गया। जैसे ही रथ ने बहावलपुर राज्य की सीमा में प्रवेश किया, अरे, हम तो बहावलपुर में आ गए हैं। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यहीं लेकर आना चाहता था। उन तीनों को एक सराय में ठहरा। उसी दिन वह राजमहल में राजा चित्रदुर्ग से मिला। महाराज, मैं झेलमपुर का प्रधानमंत्री वासुदेव हूँ। आपके लिए मैं 2 नायाब तोहफे लाया हूँ, लेकिन उन्हें मुझसे लेने के लिए आपको उस स्थान पर चलना होगा जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों उसी सराय में थे। कहाँ हैं वे दोनों नायाब तोहफे प्रधानमंत्री जी? राजन, उन नायाब तोहफों को आपको देने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहो प्रधानमंत्री जी। राजन, मैं आपकी सेवा में ऐसे 2 कसूरवारों को लेकर आया हूँ जो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। राजन, अभी आप सब कुछ समझ जाएंगे। यह कह वासुदेव उठा और दूसरे कमरे में चला गया। जब वह वापस चित्रदुर्ग के पास लौटा तो उसके साथ शीलभद्र व चित्रिका भी थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही चित्रदुर्ग खुशी से चिल्ला उठा, चित्रिका, पिताजी महाराज। चित्रिका दौड़कर पिता की फैली बाहों में समा गई। तब वासुदेव ने चित्रदुर्ग से कहा, राजन, अपनी बेटी से तो मिल लिए, अब अपने दामाद से भी मिलो। यह वह शीलभद्र है जो कभी आपका सारथी था। तब चित्रदुर्ग शर्मिंदा हो शीलभद्र से बोला, शीलभद्र, उस ज्योतिषी ने सही भविष्यवाणी की थी। तुम्हें मेरा दामाद बनना ही था। मेरे कारण तुम्हें व चित्रिका को काफी दुख उठाने पड़े हैं। चित्रदुर्ग शीलभद्र व चित्रिका को अपने साथ महल में ले आया। तब विदा लेकर वासुदेव झेलमपुर वापस लौट गया। उसी रात कुल देवी ने स्वप्न में चित्रदुर्ग से कहा, चित्रदुर्ग,
शीलभद्र को अपनाकर आज तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम शीलभद्र को राजपाट सौंप अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने हिमालय पर्वत पर चले जाओ। चित्रदुर्ग ने ऐसा ही किया। शीलभद्र को राजपाट सौंप वह अपनी रानी के साथ हिमालय की ओर चला गया। राजा बनते ही शीलभद्र ने उस बूढ़े चरवाहे को अपने महल में बुलवाया, जिसके साथ उसने अपना कुछ जीवन गुजारा था। उस बूढ़े चरवाहे को अब उसने महल में ही रख लिया था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।